हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। मेडिवल हिस्ट्री में हमको आज देखना है महमूद गजनवी के बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, अरबों का आक्रमण, ठीक है, इन्वेजन ऑफ अरब्स। और अभी हम देखेंगे कि जो तुर्क आक्रमण है उसके बारे में, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, गजनवी और गौर वंश के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो गजनवी है और गौर राजवंश, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि इनिशियल स्टेज में है, बट रिलैक्स रहिए, अभी आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी से हम लेके जा रहे हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, वो उनमें भारत में आने वाले जो सबसे पहले थे, मतलब भारत में सबसे पहले किन्होंने एंट्री की थी, कौन से मुस्लिम्स ने एंट्री की थी, तो वो अरब के थे। अरब जो है वो सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे, ठीक है। अरब कहाँ पर सफल है, अरब जो है वो सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे। लेकिन उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी सत्ता थी, वो क्या थी, अस्थायी थी, ठीक है, परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी उनकी अथॉरिटी वहाँ पर। और इस्लाम और भारत के बीच में बस उन्होंने क्या किया कि एक जो इनिशियल कांटेक्ट होता है, जो प्रारंभिक संपर्क होता है, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, यानी कि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, उनमें फर्स्ट जो इंडिया में आए वो कौन थे, वो आपके थे अरब, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर रहे, ये सिंध तक सीमित रहे। और इनकी जो अथॉरिटी थी वो क्या थी, टेम्परेरी थी। क्लियर है ये चीज, इनकी जो सत्ता थी वो अस्थायी थी। और इन्होंने क्या किया था, इनिशियल कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया था जो इस्लाम है और जो भारत है उनके बीच में। इसके बाद में अगर हम देखें कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना की अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि जो इस्लामिक आपकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है, तो इस्लामिक अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है आपके तुर्कों के द्वारा, ठीक है, जो टर्किश हैं। अगर हम बात करें इस्लामिक अथॉरिटी, तो इस्लामिक अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी टर्किश, ठीक है, तुर्कों द्वारा जो है वो इस्लाम की जो सत्ता है, जो मुस्लिम सत्ता है, उसकी स्थापना का श्रेय उसको मिलता है, ठीक है। किसको मिलता है, तुर्कों को मिलता है। तुर्क जो है वो अरब और ईरानियन से डिफरेंट थे। जो तुर्क के लोग थे वो अरब और ईरानियों से अलग थे। इस्लाम के नवीन अनुयायी होने के कारण, मतलब क्या था एक्चुअली, जो ये तुर्क थे ना, आप देखोगे जब तो आपका जो मुस्लिम की स्टार्टिंग अगर आप देखते हो तो वो आपकी अरब से ही होती है, ठीक है। जो मतलब आपका इस्लाम धर्म पनपा है, जो ओरिजिन ऑफ इस्लामिज्म की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ इस्लाम की बात करें, तो वो अरब साइड से ही है, ठीक है। तो ऐसा अरब और इस्लामी जो है वो ईरानी जो हैं, वो क्या थे, ईरानियन वो पुराने फॉलोअर्स थे। लेकिन जो ये तुर्क थे, ये क्या थे, नए फॉलोअर थे। और नए फॉलोअर थे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा, मतलब वो कहते नहीं, प्रोएक्टिव थे। फिर जो 9th सेंचुरी के एंड की अगर हम बात करें, 9वीं शताब्दी के अंत में, तो ट्रांस ऑक्सियान, खुरासान और ईरान के कुछ भागों पे समानी शासकों का राज्य था, ठीक है। किसका राज्य था, तो अगर हम बात करें तो ये है समानी, समानी शासक। समानी क्या है, आप एक वंश है, ठीक है, समानी। समानी रूलर्स कहाँ कहाँ हैं अगर हम देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ट्रांस ऑक्सियान है, ट्रांस ऑक्सियान, आपका खुरासान, और जो आपका ईरान का कुछ पार्ट है, ठीक है, ऑन सम पार्ट्स, यहाँ पर आपको समानी रूलर्स देखने को मिलते हैं। मतलब समानी डायनेस्टी आप कह सकते हैं, एक वंश है, वहाँ के शासक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इन्हें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तुर्क से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। जो ये समानी शासक हैं, जो ये ट्रांस ऑक्सियान में है, खुरासान में है और जो आपके ईरान में है, तो इनको क्या करना पड़ता था, तुर्कों से
एक आप कह सकते हैं कि हमेशा संघर्ष करना पड़ता था, ठीक है। इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते थे तुर्कों के साथ में। कहाँ पे? जो इनकी उत्तर और पूर्वी सीमाएं थी, जो इनकी नदर्न और ईस्टर्न आपकी बाउंड्रीज है, वहां पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहता था। तो इसी संघर्ष की वजह से एक नए प्रकार के सैनिक जो है वो इवॉल्व होते हैं। एक नए प्रकार के सैनिक आप कह सकते हो, न्यू टाइप ऑफ सोल्जर जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एक नए प्रकार के सैनिक ग्रुप होता है, आप कह सकते हो, वो उत्पन्न होता है। हालांकि यहाँ पे उत्पन्न कहने का मतलब ये नहीं कि उस युद्ध की वजह से पैदा होते हैं। एक्चुअल में क्या था कि कई सारे सोल्जर्स रहे होंगे, कई सारे कबीलों में अपने अपने सोल्जर्स रहे होंगे। उनमें एक था गाजी, ठीक है। तो जो गाजी समूह के सैनिक थे ना, वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के साबित हुए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति हुई। हालांकि उसको उत्पत्ति कहना गलत है, ऐसा नहीं कि युद्ध की वजह से वो पैदा हुए, लेकिन नाम उनका आया। जैसे आप अगर आप भारत की बात करते हो, भारत का अलग अलग हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स है सीमाओं को लेकर। तो उसमें आप देखते हो गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। आप कहीं देखते हो यादव रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। अलग अलग एक पूरा समूह है जिनका अपना एक सबका एक उत्तरदायित्व है हर एक बाउंड्री पे। अब उसी में आप देखते हो कि जो गोरखा हैं वो 5 साढ़े 5 फीट के ही होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े को जो है लोहे के चने चबवाए हैं। तो वहां पे समझने वाली बात यह है कि वहां से गोरखा का नाम आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए उसकी वजह से गोरखा पैदा हुए। गोरखा थे, लेकिन वो हाईलाइट कैसे हुए? वो हाईलाइट हुए कुछ वॉर से, कुछ लड़ाइयों से, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए नेबर्स से, ठीक है। तो वैसे ही है कि गाजी जो है वो सैनिक, एक प्रकार के सैनिक हैं गाजी, जिनका उदय होता है, ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ में? तुर्कों के साथ में। और इससे क्या ओरिजिनेट होता है? इससे ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके गाजी, ठीक है। गाजी ये क्या है? ये सैनिकों, ये सैनिक हैं, गाजी सैनिक हैं। क्या हैं गाजी? ये सैनिक हैं। और जो 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में आते आते एक बड़ी उथल पुथल हो जाती है, जो आपकी 10th सेंचुरी है, वहां तक आते आते आपके जो मुस्लिम साम्राज्य हैं, जो आपके इस्लाम एम्पायर हैं, वहां पर बहुत उथल पुथल होती है। और क्या होता है कि जो बगदाद के खलीफा हैं, ठीक है, खलीफा जो है बगदाद के, ये हो जाते हैं पावरलेस, यानी कि निर्बल। जो बगदाद के खलीफा हैं वो निर्बल हो जाते हैं, और समानी साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम अलप्तगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब क्या हुआ, आप समझे इसको, कि बगदाद का जो खलीफा था वो निर्बल हो गया, वो पावरलेस हो गया। अब जब वो पावरलेस हो गया तो समानी साम्राज्य का पतन होता है। ये जो हम यहाँ पर देख रहे थे, ये समानी शासक की हम बात कर रहे थे कि वहाँ के रूलर्स थे समानी, है ना, जिनको हमने बताया था कि वो ट्रांसऑक्सियान, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्से में थे। तो इस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता है। और ये हमेशा इधर के इतिहास में, अगर एक साम्राज्य का पतन हो रहा है तो नया साम्राज्य जरूर उदय होगा। अगर एक डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो रही है तो नई डायनेस्टी जरूर ओरिजिनेट होगी। तो वही सेम चीज यहाँ होती है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जब इनका साम्राज्य समाप्त होने लगता है, जब इनका पतन होने लगता है, तो इसके बाद एक तुर्क गुलाम था समानी साम्राज्य का ही, ठीक है, एक दास था तुर्क, जिसका नाम था अलप्तगीन। उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने स्थापना की? अलप्तगीन ने। ये कौन है? तुर्क गुलाम है, और इसने इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया। इसने क्या किया? इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया। और सामना राज्य के जो समाप्ति होती है, जो आपका ये यहाँ पे समानी शासक है, इसको हम सामना राज्य भी कहते हैं। तो उसके बाद मध्य एशिया के कबीलों में इस्लाम क्षेत्रों की जो रक्षा का भार था वो आ गया, गजनवियों ने संभाला, ठीक है। वो किसने संभाला? गजनवियों ने संभाला। खैर हम आते हैं मेन पॉइंट पे।
तो ये सब देखिए हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री इसलिए रिलेट कर रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको बस हम रट्टू तोता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिया, आपने नोट डाउन कर लिए, याद कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको डिटेल में सारी जानकारी रहे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अलप्तगीन की। ठीक है, इन्होंने 1933-1963 एडी की बात हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। तो ये बुखारा के समानी शासक थे अब्दुल मलिक, उनके एक ये तुर्क दास थे। ठीक है, ही वॉज अ टर्किश सर्वेंट ऑफ अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक कौन थे? जो समानी राज्य हमने बताया, जो समानी शासक बताया वो थे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इनके बारे में तो ये कौन है? तुर्क गुलाम हैं किसके? समानी शासक के, जो समानी रूलर है उसके। और वो क्या नाम था उस समानी शासक का, उस समानी रूलर का? तो वो थे अब्दुल मलिक। कौन थे? अब्दुल मलिक। इनको इनके साहस और परिश्रम के बल पर ही हजीब उल हज्जाब के पद पर नियुक्त किया गया था। किस पर नियुक्त किया गया था इनको? हजीब उल हज्जाब। ठीक है, हजीब हजीब उल हज्जाब जो है ये एक पोस्ट है। ये क्या है? ये एक पोस्ट है। तो जो हजीब उल हज्जाब पोस्ट है, जो ये पद है, इस पद पर नियुक्त किया गया अलप्तगीन को। किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था आपके अब्दुल मलिक ने। अब्दुल मलिक कौन है? जो कि एक आपके तुर्क मतलब सॉरी जो समानी शासक हैं, और इन्हीं समानी शासक के दास थे, तुर्क थे, तुर्क दास हम कह सकते हैं, वो थे अलप्तगीन। और 956 में इनको खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जो अलप्तगीन हैं इनको 1956 में खुरासान का क्या नियुक्त किया गया? गवर्नर। खुरासान का गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हैं वो नियुक्त किया गया इनको। और 962 में अब्दुल मलिक की डेथ हो जाती है 1962 में। अब्दुल मलिक की डेथ होती है, उसके बाद में उसके भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। फिर अलप्तगीन ने चाचा का समर्थन किया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये समानी शासक हैं अब्दुल मलिक, है ना, इनकी डेथ हो गई। अब जो सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए संघर्ष होता है। किसके किसके बीच में? इसके लिए संघर्ष होता है अब्दुल मलिक के भाई और उनके चाचा के बीच में। और चाचा का समर्थन कौन कर रहा है? चाचा का समर्थन कर रहे हैं अलप्तगीन। ठीक है, परंतु जो अब्दुल मलिक का भाई था मंसूर, वो सिंहासन प्राप्त करने में सफल हुआ। अब्दुल मलिक का भाई मंसूर ये शासन प्राप्त करने में सफल हुआ, और अलप्तगीन ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया। भावी दंड के भय से वो गजनी की ओर चला गया। अब आप समझो कि अब्दुल मलिक की डेथ होती है, अब उनकी जगह नया शासक कौन बनेगा, नया रूलर कौन होगा, इसको लेके दो पक्षों में, ठीक है, दो पार्टीज हैं जो क्लेम कर रही हैं कि मुझे बनना चाहिए। अब जब दो पार्टी क्लेम कर रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जिस पार्टी को सपोर्ट किया अलप्तगीन ने, वो पार्टी तो बनी ही नहीं। अलप्तगीन किसको सपोर्ट कर रहा था? अब्दुल मलिक के चाचा को। और बना कौन अगला सम्राट, अगला किंग आप कह सकते हो, अगला रूलर? तो वो बने भाई उनके अब्दुल मलिक के, तो चाचा तो बने नहीं। तो अब सिंपल सी बात थी कि अब इनको लगा अलप्तगीन को कि अगर हम यहाँ रहे तो इसका तो हमने विरोध किया था। अब अगर इसको यही रूलर बन जाएगा तो हमें तो बहुत कड़ी पनिशमेंट मिलेगी, हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। उस डर से ये अलप्तगीन क्या करता है, जब ये बन गया तो उस समय अलप्तगीन आपके ये शिफ्ट होते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ? तो ये चले जाते हैं गजनी की तरफ। किस तरफ चले जाते हैं? गजनी की ओर प्रस्थान करते हैं।
कौन प्रस्थान करता है, याद रखिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, अलप्तगीन प्रस्थान करते हैं, ठीक है, डिपार्चर करते हैं, कहाँ डिपार्ट करते हैं, कहाँ के लिए, वो करते हैं गजनी के लिए, ठीक है। और वहां अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, वहां पर जो उनकी स्थिति है, जो उनकी सिचुएशन है, उसको वो करते हैं और स्ट्रांग। और जब वो उसको बहुत मजबूत करते हैं तो एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसको हम कहते हैं गजनवी वंश। क्या कहते हैं, गजनवी वंश। तो अलप्तगीन जो हैं ये भाग के गए गजनी और वहां पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, और जब अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया तो इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की, इन्होंने एक नई डायनेस्टी स्टेब्लिश की, जिसको हम कहते हैं गजनवी राजवंश। क्या कहते हैं, गजनवी डायनेस्टी। क्लियर है ये चीज, यहां से आपका गजनवी के बारे में। अब देखिए, अब आप यही सोच रहे थे ना कि हमको गजनवी पढ़ाना था, नहीं क्या कहानी बता रहे हैं। अगर हम ये कहानी नहीं बताते तो आप उतने अच्छे से इसको रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। अभी इसमें हम और भी लोगों के बारे में बात करेंगे, सुबुक्ति वगैरह है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सब नोट डाउन करते रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका की पॉइंट है। आज के समय में हिस्ट्री आपकी इतनी डीप पूछी जा रही है, जो पहले लोग कहते थे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिए या सिर्फ ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, इससे अब काम नहीं चल रहा है। लिटरली अगर आप देखें तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैक्सिमम आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक में दिख ही नहीं रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं तो उस जैसे अगर आप फॉलो करते हैं, हम बात करें अगर मुकेश बर्नवाल, महेश बर्नवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकेश बर्नवाल एक इतिहास के शिक्षक हैं इलाहाबाद के, वो दस्तक कोचिंग में पढ़ाया करते थे, प्रेजेंट टाइम में मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं है। आज से 10 साल पहले वो पढ़ाया करते थे, उनकी अगर आप किताब फॉलो करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 में से 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपको उस किताब से नहीं मिलेंगे। आप कोई और किताब फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मान लिया मेडिवल हिस्ट्री के सतीश चंद्रा फॉलो कर रहे हैं तो पता चला 10 में से 2-3 क्वेश्चन उसमें नहीं मिल रहे हैं। आपको कई जगह से डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप देखोगे तो कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ मैंने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस किताब में पढ़े थे। तो डिफरेंट सोर्सेस पढ़ने से अच्छा है कि हम डिटेल में सारा समझा दे रहे हैं, फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक लेके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से डीप पूछ लेगा आपको नहीं कुछ पता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इतिहास में आपका कुछ भी गलत हो, अगर आप इतिहास मुझसे पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। कहानी बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट के लिए जितनी कहानी जरूरी उतनी ही बताऊंगा। क्योंकि अब जैसे अब वो संघर्ष जो हुआ अलप्तगीन वाला, जिसमें अलप्तगीन ने अब्दुल मलिक के चाचा को सपोर्ट किया, और चाचा उस बीच भाई के बीच में कैसे संघर्ष हुआ, क्या चीजें हुई, कैसे आखिर भाई राजा बन गया, जबकि अलप्तगीन तो एक बहुत मजबूत पद पर था, तो कैसे वो जिसको सपोर्ट कर रहा वो नहीं बना, बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन वो स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम आपको बताएं। खैर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो गजनवी वंश की स्थापना किसने की है, तो वो की है अलप्तगीन ने, याद रखिएगा। और गजनवी वंश ईरान की एक शाखा थी। अब जो ये गजनवी वंश है ये क्या है, ब्रांच ऑफ ईरान, ईरान की शाखा। क्लियर है। अरब आक्रमण के समय इस वंश में शासक जो है वो तुर्किस्तान चले गए, और वहां पे तुर्कों के साथ इतना घुल मिल गए कि उनके वंशज तुर्क कहलाने लगे, ठीक है। अब क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है जिस समय, उस समय ये लोग कहाँ जा चुके हैं, जो गजनवी राजवंश के हैं ये तुर्किस्तान जा चुके हैं, ठीक है। जो ये गजनवी राजवंश वाले हैं ये कहाँ चले गए, ये चले गए तुर्किस्तान, गजनवी राजवंश वाले। जब ये तुर्किस्तान चले गए तो वहां के लोगों से इतना ज्यादा घुल मिल गए कि इनका जो कल्चर था वो तुर्कों वाला हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। इनका क्या हो गया, जो ये कल्चर है वो पूरा तुर्कों वाला हो गया, और इसीलिए जो इनके वंशज थे वो क्या कहलाने लगे, तुर्क कहलाने लगे। इनके वंशज क्या कहे गए, तुर्क कहे गए। और अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। जब ये गजनी राजवंश की स्थापना हुई है, आप यहाँ पर देख रहे थे, जब यहाँ पे गजनवी राजवंश की स्थापना हो रही है तो कैपिटल किसको बनाया है अलप्तगीन ने, तो कैपिटल बनाया है गजनी को, ठीक है। किसको बनाया है, गजनी को बनाया है। और गजनी वंश का अन्य नाम की अगर हम बात करें, जो गजनी वंश है या गजनवी वंश है, तो अगर हम उसके अन्य नाम की बात करें तो इसके नाम आप देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है,
वो है यामिनी वंश। क्या है? यामिनी वंश। क्लियर है ये चीज? यामिनी वंश। कोई डाउट यहाँ पर? यामिनी डायनेस्टी। तो इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुशाही राजवंश का राज्य था। जिस समय की ये बात हो रही है, गजनी राजवंश स्टैब्लिश हो रहा है अलप्तगीन का, यही 960-70s की अगर हम बात करें, तो उस समय क्या था, जो भारत है इंडिया का, जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है, उत्तर पश्चिम आप कह सकते हो, जो पाकिस्तान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, ये आपका क्या है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है अफगानिस्तान तक। तो यहाँ पे किसका शासन था? तो यहाँ पे हिंदू शाही राजवंश का शासन था। हिंदू शाही राजवंश। कौन सी डायनेस्टी थी उस समय यहाँ पर? हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है, इस पीरियड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया किसका रूल है? हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही राजवंश का आपका क्या होता है वहां पर? शासन होता है उस समय में। और इनका विस्तार कहाँ तक था? तो हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। इनकी अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, इनके अगर हम विस्तार की बात करें, तो कहाँ तक? हिंदुकुश। हिंदुकुश जो पर्वतमाला है, जो हिंदुकुश रेंज है, वहां तक इनका पूरा विस्तार हुआ करता था। और काबुल भी इनके अधिकार में था। जो काबुल का क्षेत्र है वो भी हिंदू शाही राजवंश, जो ये हम बात कर रहे हैं हिंदू शाही डायनेस्टी, इसी में काबुल भी आता था। अब देखिए समझिएगा, जब काबुल इनके अंडर में आ रहा है, और काबुल के बगल में ही आपका गजनी पड़ता है। ठीक है, तो अब वहां पर होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या होते हैं वहां पर? कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और मतलब क्या है, आप समझो, जब दो राज्यों की सीमाएं टकरा रही हैं, ठीक है, जब दो राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं, वो भी उस समय की हम बात कर रहे हैं जहां पर हर साम्राज्य अपना विस्तार करता था, बगल वाले साम्राज्य को हमेशा अपने में मिलाते हुए आगे बढ़ता चला जाता था। तो जहाँ पे दो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वहां पे टकराव होना बहुत ही स्वाभाविक था, यूजुअल था। तो इसलिए क्या हुआ, गजनी और हिंदुशाही में युद्ध होता है। 1963 में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वो इसहाक इसका उत्तराधिकारी बनता है। अब अलप्तगीन की वो डेथ होती है 1963 में। अलप्तगीन की डेथ कब होती है? 1963 में। और जब इसकी डेथ होती है, इसके बाद कौन राजा बनेगा, कौन रूलर बनेगा? तो वो बनता है इसहाक। ठीक है, इसहाक जो है वो अगला रूलर बनता है। और केवल तीन साल तक ही वो रहता है। उसके बाद फिर बनता है बलक्तगीन। फिर इसके बाद इसहाक के बाद कौन बनता है? बलक्तगीन। कौन सी डायनेस्टी के हैं ये सब? अलप्तगीन, इसहाक, बलक्तगीन, ये सब कौन है? ये सब गजनी डायनेस्टी के हैं या गजनवी डायनेस्टी के हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक पीराई है। क्या नाम है इसके बाद? अगला पीराई। तो पीराई कौन था? ये अलप्तगीन का गुलाम था। जो अलप्तगीन जो फाउंडर थे आपके गजनवी राजवंश के, उस उनका एक गुलाम था। कौन? पीराई, जो इसके बाद गद्दी पे बैठता है। और पीराई को हटाकर 1977 में सुबुक्तगीन बैठता है। पीराई को हटा के 1977 में कौन आ गया? सुबुक्तगीन। अब यहां से आपका जो है वो इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कब बनता है? 1977 में। ठीक है, और ये भी अलप्तगीन का एक दास था। ठीक है, ये भी क्या था? अलप्तगीन का एक दास था, नौकर था, परंतु बाद में उसका दामाद बन गया। तो अगर हम इसकी बात करें सुबुक्तगीन की, तो ये क्या है? अलप्तगीन का दास है। और इसके बाद क्या बन गया? अलप्तगीन का दामाद भी बन गया। क्लियर है ये चीज? अलप्तगीन का दास था और फिर अलप्तगीन का दामाद बन गया। और इसको लाया कौन था? एक बार ये इंटरेस्टिंग चीज थी कि
कोई एग्जाम था, यूपी का कोई एग्जाम था, उसमें कहा गया, क्वेश्चन ये था कि सुबुक्तगीन को मतलब सुबुक्तगीन को कौन व्यापारी लाया था। यूपी का कौन सा एग्जाम था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, उस व्यापारी का नाम पूछा गया था। तो याद रखिएगा, नासिर हाजी एक व्यापारी था जो तुर्किस्तान से बुखारा लेकर आया था और अलप्तगीन ने उसको खरीदा था। मतलब सुबुक्तगीन को कौन लेकर आया? एक व्यापारी है, ठीक है, एक ट्रेडर है जिसका नाम है नासिर हाजी। क्या नाम है? नासिर हाजी। और नासिर हाजी लेकर आया था सुबुक्तगीन को, और जो सुबुक्तगीन है उसको किसने खरीद लिया था? उसको खरीद लिया था अलप्तगीन ने। इसीलिए हमने बताया था कि सुबुक्तगीन जो है वो अलप्तगीन का दास था। और अलप्तगीन ने इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुबुक्तगीन को उपाधि, सुबुक्तगीन की उपाधि क्या थी? वो थी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा किसने दी थी? अलप्तगीन ने दी थी। अलप्तगीन ने इसको उपाधि दी अमीर उल उमरा की, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। फिर हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो सुबुक्तगीन के अंडर में ही 1986 में, सुबुक्तगीन के अंडर में ही 1986 में सबसे पहला आपका भारत पर क्या होता है? इन्वेजन होता है, टर्किश इन्वेजन। यानी कि जो पहला तुर्की आक्रमण होता है वो किसके लीडरशिप में होता है? तो सुबुक्तगीन के लीडरशिप में होता है, ठीक है। और कब होता है? 1986 में, 986 ईस्वी में। और इन द टेन्योर ऑफ जयपाल शाही डायनेस्टी रूलर, जो हिंदू शाही राजवंश था उसमें उस समय रूलर कौन थे? जयपाल थे। रूलर कौन थे? जयपाल। और इन्हीं के शासन काल में सबसे पहला जो है वो तुर्क आक्रमण होता है। और सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया, ठीक है। सुबुक्तगीन ने क्या किया? जयपाल को पराजित किया। और 997 में सुबुक्तगीन की डेथ हो गई। सुबुक्तगीन ने जयपाल को यहाँ पर 1986 में जब उसने आक्रमण किया तो उसने हिंदू शाही राजवंश के जो रूलर थे जयपाल, उनको हराया और गजनी लौट गया। जब वो गजनी लौटा उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका पुत्र है महमूद गजनवी, इसका जो है पुत्र है महमूद गजनवी। वो अगला रूलर बनता है 1998 से 1030 तक। और अकॉर्डिंग टू तारीख गुजीदा, मतलब तारीख गुजीदा एक किताब है, उसमें ये कहा गया, तारीख गुजीदा याद रखिएगा, तारीख गुजीदा, इसमें कहा गया कि सिस्तान रूलर खलफ बिन अहमद, इसको हराकर गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तारीख गुजीदा एक ग्रंथ है, एक ट्रिटाइज है, उसमें कहा गया कि महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की खलफ बिन अहमद को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजनवी ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की? तो आपका आंसर होना चाहिए जब उसने खलफ बिन अहमद को हराया था। जब उसने क्या किया था? सिस्तान के राजा हैं, ये क्या है? सिस्तान, सिस्तान के रूलर राजा हैं खलफ बिन अहमद, उनको पराजित करने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और ऐसा करने वाला वो पहला तुर्क था, याद रखिएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क कौन है? तो महमूद गजनवी आपका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट टर्किश टू एक्सेप्ट द सुल्तान टाइटल, ठीक है। पहला जो टाइटल उसने गेन किया था, ऑब्टेन किया था, टाइटल सुल्तान वाज ऑब्टेन बाय फर्स्ट टर्किश रूलर इज गजनवी, महमूद गजनवी। फिर इन 18th एंड 19th सेंचुरी द टर्क्स डोमिनेटेड द कैलिफ्स ऑफ बगदाद, बगदाद के खलीफा पर भी 8वीं 9वीं शताब्दी में इन्होंने जो बगदाद के खलीफा थे उन पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और बगदाद के अब्बासी खलीफा हैं अल कादिर बिल्लाह। कौन है? अल कादिर बिल्लाह, बगदाद के
अब्बासी खलीफा अल गादिर बिल्लाह ने गजनवी को सम्मान में चोगा दिया था। क्या दिया था? सम्मान में चोगा दिया था और 2 उपाधियां दी। ठीक है, अल कादिर बिल्लाह हु वाज द अब्बासी caliph of Baghdad gave 2 titles to Mahmud Ghaznavi. What were they? The first one was Yaminud Dawla, ठीक है, यामीनुद दौला, एंड द सेकेंड वन वाज अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत और यामीनुद दौला ये किसकी उपाधि कही जाएगी? तो ये महमूद गजनवी की उपाधि है। किसने दी थी? अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। कहाँ के? बगदाद के अब्बासी खलीफा। और ये उपाधियां जो दी गई दो, इनका मीनिंग आप याद रखिएगा। यामीनुद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है धर्म का रक्षक। ठीक है। हेनरी और इलियट के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। हुआ क्या था कि जब ये खलीफा ने जब इसको महमूद गजनवी को जब अपना सेनापति नियुक्त किया था, सेनापति आप कहते हो सैनिक प्रतिनिधि का मतलब सेनापति ही एक हिसाब से होता है। ठीक है। तो जो सोल्जर्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया खलीफा ने महमूद गजनवी को, तो उसने भारत पर हर वर्ष एक अभियान के नेतृत्व का वचन दिया था। उसने कहा था कि हर साल मैं अपनी लीडरशिप में इन्वेड करूंगा इंडिया पे, हर साल। ये प्रॉमिस किया था महमूद गजनवी ने किसको? खलीफा को। ठीक है। और भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य जो है वो धन को प्राप्त करना, और जिसके बल पर मध्य एशियाई क्षेत्र में विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा सके। ये उसका मतलब एक वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। पहला जो अटैक होता है वो होता है 1000 ईस्वी में। ठीक है। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत पे कब होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था एक्चुअली? तो ये हुआ था 1000 ईस्वी में, 1000 सीई यानी कॉमन इरा में। फ्रंटियर फोर्ट्स एंड सिटीज ऑफ खैबर पास, जो खैबर दर्रा है उसके जो सीमांत दुर्ग हैं और जो आपके सीमांत क्षेत्र हैं, वहां पर पहला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। इसके बाद आप ऐसे लिस्ट देख सकते हो इसका इन्वेजन कहाँ कहाँ कब कब हुआ। तो देखिए 1000 यानी कि 1000 में आपका फ्रंटियर रीजन्स यानी जो सीमांत प्रांत हैं वहां पर होता है, जहां पर हिंदू शाही किंग हैं जयपाल। फिर 1001 में पेशावर में होता है, वहां पर भी क्या है, हम जयपाल के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो आक्रमण है उसी वर्ष शाही वंशी से जयपाल के खिलाफ हुआ। जयपाल ने 27 नवंबर 1001 में एक के दिन पेशावर के युद्ध में गजनी का सामना किया, लेकिन स्वयं पराजित हो गया और बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 1001 में पेशावर, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी होगी, 27 नवंबर 1001 यहाँ पे क्या होगा? पेशावर का युद्ध होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पेशावर का युद्ध। ठीक है। वार ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर 27 नवंबर 1001 किसके किसके बीच में होता है? गजनवी और हिंदू शाही किंग है जयपाल, उनके बीच में। ठीक है। और इसमें क्या होगा? जयपाल जो है ये हार जाएंगे। जीतेगा कौन? महमूद गजनवी जीतेगा, और उसके बाद उनको बंदी बना लिया जाएगा। और जो जयपाल हैं वो महमूद द्वारा मुक्त हो जाने के बाद अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके, और जो उनका पुत्र था आनंदपाल, उसको 1002 में सौंप कर खुद जो है वो अग्नि में जल गए जाकर। ठीक है। स्वयं अपनी चिता बनाई और अग्नि में जल गए। ठीक। तो पेशावर के युद्ध में जयपाल हार गया और उसने क्या किया? उसको बंदी बना लिया। जब बाद में वो मुक्त किया गया, जब उसको छोड़ा गया कैद से, तो वो फिर उसने कहा कि अब मैं शासक के रूप में नहीं कार्य कर सकता, और उसने अपने बेटे जिसका नाम था आनंदपाल उसको शासक बनाया, और खुद जो है वो चिता पे आग लगाकर बैठ गया। ठीक है। मतलब उसने अपनी आत्महत्या कर ली। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर 1005 यानी 1005 में भटिंडा में होता है विजयराज के समय में। ठीक है। फिर उसके बाद 1006 में मुल्तान में होता है, जहाँ पे दंड करमथी रूलर थे। कहाँ पर? करमाथी जिसको हम कहते हैं, मुल्तान में 1006 में वहाँ होता है। फिर 1007-8 में फिर मुल्तान में होता है, जब वहाँ सुखपाल रूलर थे।
फिर उसके बाद में 1008-9 में फिर पेशावर में होता है, जहाँ पे हिंदू शाही किंग आनंदपाल हैं। आनंदपाल वही हैं जयपाल के बेटे, जिनको वो शासक बनाकर खुद चिता पर बैठ गए थे। ठीक है, तो आनंदपाल के समय में फिर आक्रमण होता है। फिर 1009 में नारायणपुर, जो कि अवर में है आपका, वहाँ पे भी आक्रमण होता है। उस समय वहाँ का रूलर कौन था ये अननोन है। फिर 1010 में मुल्तान में होता है, जब वहाँ पे सुखपाल के समय में। फिर 1013-14 में थानेश्वर में होता है, राजा राम के टाइम में। ये सब नोट करना, नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है ये जानने में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो मैं सच बताऊँ तो इसको इतना ज़्यादा डीप में आपको मतलब ये नहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि किस कहाँ पर पहले दूसरा तीसरा। आपने पहला देख लिया, लास्ट देख लिया, बीच में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई होगा तो बता दिया गया, दैट्स इट। ठीक है, फिर 1014 में नंदन में होता है। ठीक है, वहां पर त्रिलोचन पाल हैं। कौन है यहाँ पर? त्रिलोचन पाल। क्लियर है ये चीज? फिर 1015-16 में कश्मीर में होता है, संग्राम लोहार के समय में। किसके समय में? संग्राम लोहार के समय में। 1018-19 में मथुरा कन्नौज में होता है। कहाँ होता है? मथुरा कन्नौज। वहां पर प्रतिहार राज्यपाल हैं। ठीक है, वहां पर कौन है? प्रतिहार राज्यपाल। फिर 1019 में कन्नौज में होता है, वहां पर विद्याधर चंदेल और त्रिलोचन पाल हैं। फिर 1021 में कश्मीर में होता है, वहां पर एक क्वीन है। फिर 1022 में ग्वालियर और कलिंजर में होता है, ग्रैंड द चंदेल। वहां पे कौन थे? महान चंदेल शासक थे, ग्रैंड द चंदेल। फिर 1025-6 में सोमनाथ गुजरात टेम्पल, जो बहुत फेमस हुआ 1025-26 में जो उसका आक्रमण होता है, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया, आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव। कौन थे? भीमदेव। फिर 1027 में जाट्स ऑफ सिंध, ठीक है, जाट्स ऑफ सिंध जो है वहां पर आक्रमण होता है, सिंध के जाटों पर। और वहां पर उस समय जाहिर सी बात है जाट लीडर हुआ करते थे। जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, ठीक है, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है। तो सोमनाथ मंदिर किसका है? लॉर्ड शिवा का है। ठीक है, शिव जी का ये मंदिर है। और जो 16वां अटैक था, ये मोस्ट फेमस था, जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ठीक है, 16th अटैक वॉज द मोस्ट फेमस अटैक। कहां पर है ये? तो ये है प्रभास पाटन में। प्रभास पाटन कहाँ? इन काठियावाड़, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। तो जो गुजरात है, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है या काठियावाड़ क्षेत्र है, उसका जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर एक मंदिर है सोमनाथ। ठीक है, प्रभास पाटन नामक वो जगह पे। और वहां पर महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण, जो 16th अटैक हुआ था, वहां पर हुआ था, जो कि मोस्ट फेमस अटैक है गजनवी का। मतलब गजनवी का जब भी हम लोग नाम पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले मुंह से निकलता है सोमनाथ में लूटपाट किया था। ठीक है, जबकि वो उसका 16वां अटैक था इंडिया पे, उससे पहले वो 15 अटैक कर चुका था। खैर, तो इस समय रूलर थे यहाँ के भीम फर्स्ट ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। चालुक्य सोलंकी वंशीय भीम प्रथम इस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे। जब सोमनाथ टेम्पल पर, जब सोमनाथ के मंदिर पर इनका आक्रमण होता है, और इनकी राजधानी था अनहिलवाड़ा या अनहिल पाटन। इनकी राजधानी यानी कैपिटल क्या थी? अनहिलवाड़ा या अनहिल पाटन। गजनी की सेना में 2 हिंदू थे, ये याद रखिएगा। गजनी की सेना में 2 हिंदू थे, एक सेवंद राय और दूसरे तिलक। कौन कौन थे? सेवंद राय और तिलक। कौन कौन थे? सेवंद राय और तिलक, ये 2 आपके हिंदू थे गजनी की सेना में। और जो भीम फर्स्ट हैं चालुक्य सोलंकी राजवंश के, उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी क्या है? तो उनकी कैपिटल राजधानी आप कहेंगे अनहिलवाड़ा या अनहिल पाटन। ठीक है, महमूद गजनवी की अगर हम सिक्कों की बात करें, ठीक है, कॉइन्स ऑफ महमूद गजनवी, तो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसके सिक्के मिलते हैं, जो कि अरबी और सारदा लिपि में है। ठीक है, स्क्रिप्ट इनकी कौन सी है? अरेबियन एंड सारदा। जो महमूद गजनवी के सिक्के हैं वो अरबी और सारदा लिपि के पाए गए हैं। इस्लामिक टाइटल्स के साथ साथ सैविज्म के सिंबल्स, नंदी बैल भी उस पर अंकित है और श्री सामंत लिखा हुआ। समझिए, जो महमूद गजनवी के सिक्के हैं उसमें आप देखोगे कि कौन सी लिपि यूज हुई है, तो 2 लिपि का नाम आएगा, एक अरेबिक स्क्रिप्ट और एक आपकी सारदा स्क्रिप्ट, यानी कि अरबी लिपि और सारदा लिपि, ये 2 लिपियों का प्रयोग महमूद गजनवी ने किया।
उनके सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी भारत से मिलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से मिलते हैं। और इस्लामिक टाइटल तो उसमें सिक्कों में था ही, जाहिर सी बात है कि इस्लामिक टाइटल तो रहे ही होंगे। उसके अलावा उसमें जो शैव धर्म है उसके सिंबल, उसका जो प्रतीक कहा जाता है नंदी बैल को, ठीक है, नंदी बैल जिसको कहा जाता है कि वो शैव धर्म का प्रतीक है, उसको भी अंकित किया था उसने अपने सिक्कों पर, और उस पर लिखा हुआ था श्री सामंत, ठीक है। और घुड़सवार और नंदी के चिन्हों को अपनाया था। किसको अपनाया था? हॉर्समैन एंड नंदी, विच इज द सिंबल ऑफ हिंदू शाही रूलर्स। उसने घुड़सवार और नंदी के चिन्हों को अपनाया, जो कि सिंबल हुआ करता था, प्रतीक हुआ करता था हिंदू शाही रूलर्स का। और संस्कृत में लिखवाया, क्या लिखवाया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अव्यक्त मेकम अवतार मोहम्मद, अव्यक्त मेकम अवतार मोहम्मद। प्रजा में विश्वास पैदा करने के लिए हिंदू चिन्ह और संस्कृत को उसे अपनाना पड़ा था, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान भी थे। इनमें आप देखोगे अलबरूनी है, उतबी है, फिरदौसी है, वैहाकी है। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, वैहाकी, ये सब विद्वान थे, स्कॉलर्स थे। किसके कोर्ट में? महमूद गजनवी के कोर्ट में ये सब स्कॉलर्स थे, विद्वान थे। और अगर हम बात करते हैं कुछ इनके रिलेटेड बुक्स की, तो जैसे जो अलबरूनी है, ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में है, नो डाउट, अभी हमने आपको बताया। इनकी किताब है किताब उल हिंद या तारीख हिंद। इनकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद या तारीख हिंद, जिसको हम मिन मकाला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? मिन मकाला, याद रहेगा, मिन मकाला। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक कुतुबी स्कॉलर हैं जो कि शाही हिस्टोरियन है, शाही इतिहासकार हैं। इनकी किताब है किताब उल यामिनी। ये सब राइटर्स के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। पहली बात तो ये विद्वान किसके कोर्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनकी क्या कृतियां हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इनमें आपकी आती है किताब उल यामिनी, ठीक है, जिसके राइटर हैं उतबी, जो कि स्कॉलर थे आपके महमूद गजनवी के कोर्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं फिरदौसी की, जिनको पूर्व का अमर होमर कहा जाता है, ठीक है, अमर होमर ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? तो ये फिरदौसी को कहा जाता है। ये भी महमूद गजनवी के कोर्ट में थे, मतलब ये भी प्रोटेक्टेड स्कॉलर थे, इनको भी संरक्षण प्राप्त था महमूद गजनवी का। और इनकी राइटिंग थी शाहनामा। शाहनामा को क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान का महाभारत, महाभारत ऑफ अफगानिस्तान किसको कहा जाता है? शाहनामा को नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के महाभारत को कहा जाता है शाहनामा, जो कि फिरदौसी ने लिखी है, जिनको हम अमर होमर ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्व का अमर होमर कहते हैं। और ये इनको संरक्षण प्राप्त था, कहां पर संरक्षण प्राप्त था? महमूद गजनवी के कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैहाकी की। तो वैहाकी जो है, इनको पूर्वी पेप्स कहा जाता है। लेनपुल ने किसने? लेनपुल, यहाँ पे देखिए लेनपुल, इनके अकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने कहा कि वैहाकी को क्या कहा? पूर्वी पेप्स, ईस्टर्न पेप्स कहा। और इनकी बुक थी तारीखे सुबुक्तगीन। क्या बुक थी इनकी? तारीखे सुबुक्तगीन। अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलबरूनी का जो मूल नाम है, जो रियल नेम है, वो है अब्बू रेहान। क्या है इनका मूल नाम? अब्बू रेहान। और इनकी बर्थ होती है 1973 973 में ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म कहाँ है? प्रेजेंट टाइम के उज्बेकिस्तान में। ख्वारिज्म कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? तो वो उज्बेकिस्तान में है। 1017 में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाया था, तो अलबरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था, ठीक है। और गजनी में ही 1038 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, क्लियर है ये चीज। तो अलबरूनी जो है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट। इनको प्रथम मुस्लिम भारतविद कहा जाता है। भारत में मतलब पहला मुस्लिम भारतविद, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट। तो कौन होंगे वो? अलबरूनी है। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इनको मुनज्जिम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? मुनज्जिम के नाम से भी जाना जाता है। और मुनज्जिम का मतलब अगर हम देखें, मीनिंग देखें मुनज्जिम की, तो ये होती है खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री। दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमर कम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। इनकी फेमस राइटिंग, जो इनकी प्रमुख रचना है, वो है तारीखे हिंद या किताब उल हिंद। तारीखे हिंद या किताब उल हिंद। और
इस किताब को मिन मकाला के नाम से, अभी हमने आपको बताया था, मिन मकाला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई एक रचना है। ठीक है, ये अरबी भाषा में लिखी हुई एक कृति है, एक राइटिंग है जो अरबी लैंग्वेज में है। क्या नाम है? तारीख हिंद या किताबुल हिंद, या उसी को बोलते हैं मिन मकाला। ऑथर कौन हुए? ऑथर हुए आपके अलबरूनी। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, एडवर्ड सी सखाऊ। एडवर्ड सी सखाऊ ने जो आपकी किताबुल हिंद है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया एज अलबरूनीज इंडिया। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें निकल के आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, अलबरूनीज इंडिया, ये किसकी राइटिंग है, किसकी रचना है? तो आप कहेंगे एडवर्ड सी सखाऊ। दूसरा, अलबरूनी की किताबुल हिंद का अंग्रेजी में जो कहते हैं ट्रांसलेशन किसने किया? ठीक है, हु ट्रांसलेटेड द बुक किताबुल हिंद इन इंग्लिश? तो आपका आंसर होना चाहिए एडवर्ड सी सखाऊ। यहाँ पे दो आपको क्लियर आपको मिल जाएंगे। पहला, एक और क्वेश्चन, किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो आप कहेंगे अरबिक लैंग्वेज में, अरेबियन लैंग्वेज में। अगर हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेशन किया था शांताराम ने। किसने हिंदी ट्रांसलेशन किया है? शांताराम ने। शांताराम ने हिंदी किया है। उर्दू ट्रांसलेशन अगर हम बात करें किसकी? किताबुल हिंद की। तो किताबुल हिंद की जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो किया है सैयद असगर अली। किसने किया है? सैयद असगर अली। और बंगाली ट्रांसलेशन किया है ए.बी. हबीबुल्ला। किसने किया है? ए.बी. हबीबुल्ला। और जो अलबरूनी है, इनको पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट यहां तक? और इनको प्रथम मुस्लिम भारतवेत्ता, फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट, ये हमने अभी आपको बताया ही था। ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला फर्स्ट, पहला मुसलमान। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड द पुराणाज। द आंसर विल बी अलबरूनी। अलबरूनी का ओरिजिनल नेम अब्बू रेहान। कब पैदा हुए थे? 1973। कहाँ पैदा हुए थे? ख्वारिज्म में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पर है? ख्वारिज्म। तो प्रेजेंट टाइम में जो आप ख्वारिज्म की बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने आपको बताई थी वो चीज, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और किताबुल हिंद जो है इसको भारत का पहला विधिवत इतिहास कहा जाता है। इंडियाज फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलबरूनी की जो किताबुल हिंद थी। किताबुल हिंद के तीन नाम है, पहले तो किताबुल हिंद, दूसरा तारीख हिंद, तीसरा मिन मकाला। अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया, हिंदी में किसने किया, उर्दू में किसने किया, ये सब आपको सारी फैक्ट याद होने चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये गजनवी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गोरी ने जो आक्रमण किया है उसके बारे में। ठीक है, और गोरी का आक्रमण खत्म करते ही हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक के से हम शुरुआत करेंगे, इल्तुतमिश की हम बात करेंगे। खैर वो सारे आगे की बातें हैं। अगर ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है, सारे फैक्ट्स क्लियर हुए हैं, तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को मेडिवल हिस्ट्री में ये लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री हमें याद नहीं हो रही है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर पूरा आपने ये सीरीज हमारी कंप्लीट की तो मेडिवल हिस्ट्री आपको याद भी होगी, और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले, क्योंकि जितना डिटेल में पढ़ाएंगे और जितना आराम से पढ़ाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।